तो आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दो शुगर के क्यूब्स बनाए। ठीक है, एक क्यूब जो है बहुत बड़ा है और जो दूसरे क्यूब्स है वो बहुत छोटे छोटे। अब अगर इनको मैं पानी में डिज़ोल्व करने की बात करूँ, अगर मैं पूछूं कि अगर इनको दोनों को मैं पानी में डिज़ोल्व करूं अलग अलग, तो जल्दी कौन डिज़ोल्व होएगा और किसको डिज़ोल्व होने में कम टाइम लगेगा? तो आपका आंसर यही होगा कि सर जो बड़ा क्यूब है इसको घुलने में टाइम लगेगा और जो वो फटाफट घुल जाएंगे। अगर मैं इसका रीज़न पूछूं कि ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे सर इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, और इसका साइज़ जो है छोटा है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ सिंपल। ठीक है, तो जो चीज़ सिंपल होती है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। सेम तरीके से इसी लॉजिक के हिसाब से इफ़ यू सी द फूड दैट यू आर ईटिंग, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। खाना कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स खाना है ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ अनएब्जॉर्बेबल। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो खाना है जो हम लोग खा रहे हो हमारे बॉडी में लगे, एब्जॉर्ब हो जाए बराबर से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स खाना है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल खाने में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये हो जाएगा अनएब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल। इतना समझ में आ रहा है? एक बार कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया देन इट विल बी ईजिली एब्जॉर्बेबल, इट विल बी ईजी टू एब्जॉर्ब दैट फूड इन योर बॉडी। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन बेसिकली क्या है, हाउ विल बी डिफाइन डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ठीक है, या और अच्छे से बोलें तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइजेशन। उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन होता कैसे, हमारे बॉडी में डाइजेशन किसकी मदद से होता है? तो डाइजेशन होने के लिए अपने पास सेट ऑफ ऑर्गन्स है। अपने बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। वो जो ऑर्गन का सेट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम लोग आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे एंड देन विल स्टडी इट। ठीक है, तो अभी हम लोग डाइजेशन की बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली दो चीज़ होती है। एक तो पहले एक लंबा सा ट्यूब होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज ग्लैंड्स। तो दूसरा पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ग्लैंड है। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? सो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। कहाँ से शुरू होता है वो? माउथ से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है? एनस पे। ओके, सो अब हम लोग ये डायग्राम की मदद से देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो इफ़ यू सी हियर इज द माउथ, ये माउथ है। ठीक है, माउथ इज द पार्ट जिससे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है एंड दिस लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज द एनस, यहाँ पर अपना एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाता है। ठीक है, माउथ के बाद अगर हम लोग देखेंगे सो देयर इज अ स्ट्रक्चर ओवर हियर। यहाँ पर देखो एम्प्टी कैविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, या तो इसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं या कुछ बुक्स में इसको ओरल कैविटी भी बोला है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी। उसके बाद कैन यू सी दिस पीस ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर देखो ये लंबा ट्यूब है, दिस लंबा ट्यूब इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो जे शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज स्टमक। इतना समझ में आया? स्टमक के बाद ये देखो ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, ये जो स्टमक के बाद से जो स्ट्रक्चर चालू हो रहा है यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देयर इज अ स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो ये जो ऐसे पूरा घूम के आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर देयर इज अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये जो चीज़ लटक रही है यहाँ पर, दिस थिंग इज कॉल्ड एज, दिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ब्रीफ बताया मैंने, ब्रीफली बताया कि कौन से चीज़ें होती है अपने एलिमेंट्री कैनाल में। अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो विल स्टडी द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम स्टार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल किधर से स्टार्ट होता है, द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है माउथ से, ठीक है। अभी माउथ में बेसिकली दो चीज़ें, माउथ में कितनी चीज़ें, दो चीज़ें, एक है टंग और दूसरा जो है वो तीत है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग तीत के बारे में पढ़ेंगे। तो तीत बेसिकली आपको इतना बेसिक पता होगा कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है जो एक बड़ा इंसान होता है उसके पास 32 दांत होते हैं, ठीक है। ये जो 32 दांत होते हैं उसमें से जो 16 दांत होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, ठीक है। और जो 16 तीत होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। ओके, ह्यूमंस के लिए और मैमल्स के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ठीकोडोंट। क्या बोलते हैं उसको, ठीकोडोंट। अभी ठीकोडोंट क्यों बोलते हैं एनिमल्स को, बिकॉज उनके तीत के लिए ना सॉकेट होता है, अपना जो जॉ होता है ना उसमें एक सॉकेट होता है जिसमें हमारे दांत फिक्स होते हैं, ठीक है। सो द टीथ हैव सॉकेट इन जॉ बोन। तो हमारे दांत के लिए सॉकेट होता है जॉ बोन में, तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं ठीकोडोंट। इतना समझ में आया। एक और चीज़, एक और टर्म यूज़ होता है मैमल्स के लिए, ठीक है, दैट इज़ डाइफोडोंट। दूसरा वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं उनको ज़िंदगी में 2 बार दांत आते हैं, है ना। जब हम लोग छोटे होते हैं तभी हमारे पास होता है मिल्क टीथ, एंड जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को वापस से दांत आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो हम लोग को ज़िंदगी में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, कितने, 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, इसलिए हम लोगों को बोला जाता है डाइफोडोंट, हम लोग को डाइफोडोंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ होता है मैमल्स के लिए, दैट इज़ हिटेरोडोंट्स। क्या टर्म है वो, हिटेरोडोंट्स। हिटेरोडोंट्स का मतलब है हमारे पास 4 टाइप के दांत हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप्स के तीत होते हैं ह्यूमंस के पास। कौन से सबसे पहला टाइप है दैट इज़ इंसीजर, ठीक है। दूसरा जो है वो कैनाइन है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रीमोलर, ठीक है। और जो चौथा कैटेगरी आएगा दैट विल बी मोलर। तो ह्यूमंस में कितने टाइप के दांत होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। तो पहला जो है वो इंसीजर है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है और चौथा मोलर है। अभी इंसीजर का काम क्या होता है, जो हमारे आगे के दांत होते हैं, अगर मैं आपको एक सेब दूँ और बोलूँ बाइट करो, तो जो दांत से आप सेब को बाइट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नॉनवेज खाने दूँ तो आप जो दांतों से, जो नोकीले दांत होते हैं उनको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद जो पीछे चबाने के लिए काम में आते हैं दैट आर कॉल्ड एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इतना समझ में आया। तो हमारे पास 4 टाइप के दांत होते हैं, इसलिए हम लोग हेटेरोडोंट्स बोलते हैं। अब जो है ये जो 4 टाइप के तीत हैं एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये जबड़ा है किसी इंसान का, एक जबड़ा है, तो अगर इस जबड़े को मैं ऐसे हाफ में डिवाइड करूँ, अगर ये जबड़े को क्या करूँ मैं ऐसे हाफ में डिवाइड करूँ, तो जैसे मैंने बताया हर एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, तो इधर पे 8 दांत आएंगे और इधर पे कितने दांत आएंगे, 8 दांत आएंगे। अभी इसमें इंसीजर कितना होएगा, प्रीमोलर कितना होएगा, कैनाइन और दूसरी चीज़ें कितनी होंगी, तो उसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास 2 1 2 3 21 23। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग आधा जबड़ा कंसिडर करें, चाहे ऊपर का या नीचे का, तो सबसे पहले ऊपर आधे जबड़े में क्या होंगे, 2 इंसीजर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक कैनाइन होगा, उसके बाद 2 प्रीमोलर होंगे और उसके बाद जो होगा लास्ट में कितने होंगे, 3 मोलर होंगे। इतना समझ में आया। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कैसे होते हैं, 2 1 2 3, समझा। तो दिस इज फॉर हाफ जॉ।
सेम तरीके से लेफ्ट में भी होंगे और सेम तरीके से ऊपर वाले जॉ में भी होंगे। तो इस तरीके से टोटल अपने पास 32 दांत होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग को मालूम पड़ा कि किस में कितने दांत होते हैं, है ना, एडल्ट्स में कौन से कितने दांत होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज डेंटल फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने को याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी MCQ पूछते हैं वो लोग, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एडल्ट ह्यूमन बीइंग। किसके लिए? एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए, एक ऐसा इंसान जिसने 18 साल की उम्र क्रॉस कर दी है, तो ये उसके लिए है। बट बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता है, बच्चों के लिए डेंटल फार्मूला अलग है। तो अगर हम लोग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार की बात करें तो बच्चों के लिए अलग है। बच्चों के लिए होता है 2102। मतलब बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको 2 इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, फिर कोई भी प्री मोलार नहीं होता है पर 2 मोलार होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अपने को नंबर याद रखना है 2102 और एडल्ट्स के लिए क्या याद रखना है 2123। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी अगर मैं एक तीत का स्ट्रक्चर बनाऊँ, अगर मैं इधर रैंडम एक तीत का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा फैंसी दांत बन गया ये, बट चला लो थोड़ा सा। ये इतना जो होता है वो गम के अंदर होता है, इतना जो दांत होता है वो मसूड़े के अंदर होता है, और जो ऊपर वाला दांत होता है उसके ऊपर ना एक लेयर होती है, यहाँ पर ना एक ऐसी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है तीत के ऊपर। सो जो आउटर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना दांत के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं इनामल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इनामल, ठीक है। तो इनामल का काम क्या है? बेसिकली इनामल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन योर बॉडी। अपने बॉडी की जो सबसे मजबूत चीज़ है वो एनामल है, ठीक है। तो एनामल से क्या होता है? एनामल से दांत को स्ट्रेंथ मिलती है और हम लोग कड़क से कड़क चीज़ को तोड़ पाते हैं और चबा पाते हैं, ठीक है। दांत के बारे में और भी डिटेल में हम लोग जा सकते थे, बट आई एम स्टिकिंग जस्ट टू NCERT। हम लोग NCERT की टेक्स्ट बुक को रिफर कर रहे हैं, बिकॉज पूरा नीट का जो भी MCQ है सब वो NCERT से आते हैं, ठीक है। सो दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनामल बोलते हैं। इतना क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट टीथ। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी में देयर आर 2 थिंग्स। बक्कल कैविटी में कितनी चीज़ है? बक्कल कैविटी में 2 चीज़ है, ठीक है। तो पहली चीज़ थी दीत और जो दूसरी चीज़ मैंने बताया था दैट वाज टंग। अभी हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टंग लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो टंग क्या है? टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। अब टंग जो होता है वो फ्रीली मूवेबल है, टंग को आप कहीं पर भी ऊपर नीचे घुमा सकते हो। सो इट इज़ फ्रीली मूवेबल, कहीं पर भी मूव हो सकता है, इतना समझा। देन उसके बाद अगर ये टंग आप ऐसे ऊपर करो, ठीक है, अगर आप टंग ऐसे ऊपर करो तो आप देखोगे टंग जो होता है वो जो अपने बक्कल कैविटी के बेस से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ना कुछ टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है जो टंग को कनेक्ट करके रखते हैं बेस से, अपने माउथ का जो बेस होता है उससे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीन्यूलम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्रीन्यूलम। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ्रीन्यूलम वो टिश्यू होता है जो ज़बान और नीचे वाले जो हम लोग का माउथ का जो बेस होता है उसको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं माउथ का जो टंग है, टंग का अगर सरफेस देखो ना तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ऐसे डॉट डॉट्स रहेंगे। इन डॉट्स को हम लोग बोलते हैं पैपिले। दिस डॉट्स आर कॉल्ड एज पैपिले। अब कुछ पैपिले ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्ट वर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्ट वर्ड होते हैं दे हेल्प इन टेस्टिंग। इतना समझ में आया? सो दैट वाज ऑल अबाउट टंग। तो टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवेबल है, कैसे भी मूव हो सकते हैं। देन उसके बाद टंग जो होता है वो अपने ओरल कैविटी, अपना जो माउथ होता है उसके बेस से कनेक्टेड होता है बाय सम टिश्यू विच आर कॉल्ड एज फ्रीन्यूलम। टंग के ऊपर वाले सरफेस पे टेस्ट वर्ड होते पैपिले होते हैं। वो पैपिले जो होते हैं उनके अंदर टेस्ट वर्ड होता है जो टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर बक्कल कैविटी। अभी बक्कल कैविटी से अगर आगे आएंगे हम लोग तो ये डायग्राम में देखो, अगर बक्कल कैविटी से आगे आएंगे तो बक्कल कैविटी के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैरिंग्स, ठीक है। अभी फैरिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फैरिंग्स के बारे में बताऊँ तो थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा अपने को। सो बक्कल कैविटी, उसके बाद नीचे पाइप आता है फैरिंग्स, बट अपने को पीछे का पार्ट नहीं दिखता है। ये जो फैरिंग्स है ना बेसिकली वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर मैं इतने पार्ट को जूम करूँ, अगर इतने वाले हिस्से को मैं जूम करूँ सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो ये फैरिंग्स ऐसे ऊपर से बक्कल कैविटी का पाइप आ रहा है और आगे जाके ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक जो पाइप होता है दैट इज़ फूड पाइप, यहाँ से खाना पास होता है, ठीक है। और जो दूसरा पाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज
विंड पाइप, यहाँ से हवा पास होती है। इतना समझ में आ रहा है। तो जो फूड पाइप होता है उसको हम लोग ने नाम दिया है, बायोलॉजिकल नेम ईसोफेगस, सुना है, ईसोफेगस, ठीक है। और जो विंड पाइप है उसको हम लोग ने नाम दिया है ट्रैकिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो विंड पाइप है ना, इसके ऊपर के हिस्से को, ये जो हिस्सा है ना, इतना ऊपर का हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। विंड पाइप का जो स्टार्टिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। इतना समझा। सपोज यहाँ से खाना आ रहा है, ऊपर से इसने पालक पनीर खाया है, तो क्या हो सकता है, ये विंड पाइप में जा सकता है। बट विंड पाइप जाने की जगह है क्या, लंग्स में थोड़ी जाना है, खाना किधर जाना है, पेट में जाना है। तो उसको लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। अब क्योंकि लेफ्ट राइट खाना कोई लिविंग थिंग थोड़ी है जो उसको समझ में आएगा, तो अपने को क्या करना है, विंड पाइप के अंदर खाना नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर एक ऐसा कवरिंग होता है, ठीक है, एक फ्लैप होता है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैप। फ्लैप मतलब ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको अपन, एपीग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस ना कार्टिलेज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज बेसिकली क्या है, कार्टिलेज जो अपने पिन्ना होता है ना, जो अपने कान की जो हड्डी होती है ऊपर की, है ना, जो अपना एक्सटर्नल ईयर होता है, अगर अपन उसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो कैसे वो वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। सेम तरीके से एपीग्लॉटिस भी कार्टिलेज से बना होता है। जब खाना इसके ऊपर गिरता है तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना फूड पाइप में चला जाता है, और जब खाना नहीं होता है तो हवा जो है यहाँ से ऐसे पास हो जाती है। इतना समझ में आया। सो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो रोड है यहाँ से दो डाइवर्जन आते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इतना समझा, व्हाट इज फेरिंग्स, इतना क्लियर है, ठीक है। अब फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद जो चीज़ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। तो बना लेते हैं ईसोफेगस फटाफट। तो ईसोफेगस ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, लंबा सा पाइप है, ठीक है। अभी ईसोफेगस देखो कहाँ से पास होता है, सबसे पहले इंसान के गले से पास होता है, ठीक है। ये नेक के, इंसान की नेक से पास होएगा। नेक के बाद उसके ऐसे शोल्डर है इधर पे, ठीक है, और यहाँ पर लंग्स है, ऐसे दो गुलाबी गुलाबी लंग्स है उसके। तो ही हैज़ ओवर लंग्स ओवर हियर। तो जहाँ पर लंग्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक रीजन, थोरासिक रीजन, ठीक है। तो पहले अपना ईसोफेगस किधर से पास हुआ, अपना ईसोफेगस जो है वो पास हुआ नेक से। दूसरा वो कहाँ से पास हुआ, इट पास थ्रू द थोरासिक रीजन। और फिर ये जो लंग्स होते हैं उसके नीचे एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो आवर ईसोफेगस पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स एंड देन डायफ्राम। इतना समझा, इतने सारा एरिया कवर कर लिया। इसका मतलब ये कैसा है, ये लॉन्ग है, ठीक है। सो ईसोफेगस इज अ लॉन्ग, नैरो, पतला होता है, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू आवर नेक, थोरासिक रीजन, ठीक है, एंड डायफ्राम। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी ईसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन आता है, अगर अपन रिकॉल करने की कोशिश करें तो ईसोफेगस के बाद आता है टम्मी, ठीक है, स्टमक आता है ऐसे, ओके। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में ना देयर इज अ टैप मतलब नल होता है ना अपने घर में, जब चाहे पानी ऑन कर लो, जब चाहे पानी ऑफ कर दो। सेम तरीके से क्या होता है, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में ना इधर पे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टैप, वो जो बायोलॉजिकल टैप होता है ना जो कंट्रोल करते हैं ऊपर से आने वाले खाने को। दिस टैप इज कॉल्ड एज स्पिंचर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्पिंचर। तो अभी स्पिंचर क्या है, स्पिंचर इज बेसिकली इट इज़ अ टैप जो खाने को कंट्रोल करता है। अभी हम लोग अगर धपाधप खाते रहेंगे तो स्टमक का भी कुछ स्पीड होता है काम करने का, सो इट कैन नॉट टेक सो मच ऑफ फूड एक साथ, तो इसलिए स्पिंचर होता है। स्पिंचर क्या करता है, स्पिंचर ओपन होता है तो खाना जो है थोड़ा थोड़ा करके स्टमक में आता है, ठीक है। अभी ये स्पिंचर का लोकेशन देखो किधर है, ये जो स्पिंचर है वो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, किधर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो स्टमक के लिए अपन एक टर्म यूज़ करते हैं गैस्ट्रो। जहाँ पर भी तुम लोग को ये वर्ड सुनाई आया है गैस्ट्रो, इसका मतलब क्या, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू टम्मी, इट इज़ रिलेटेड टू स्टमक, ठीक है।
तो ये जो स्पिंचर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में लोकेटेड है, दिस स्पिंचर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर। इतना समझ में आया? तो ऐसा स्पिंचर जो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में लोकेटेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन पे मूव करते हैं फटाफट। जो नेक्स्ट ऑर्गन अपना है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। अभी हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फटाफट मैं रफ में स्टमक बना लेता हूँ। सो ये आ गया अपना ईसोफेगस, इधर एंड हो रहा है, ये ऐसा कुछ तो होता है और फिर ये ऐसे घूम के इधर आता है। थोड़ा स्टमक का ड्राइंग ऑड है बट ठीक है, अभी चला लो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईसोफेगस हो गया। अभी स्टमक जो है ना, बेसिकली उसको हम लोग ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से 4 पार्ट्स है? सबसे पहले देखो, ये जो दिख रहा है ऊपर का रीजन, ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, FUNDUS। ठीक है, सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज फंडस। ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। उसके बाद देखो, ईसोफेगस से जो पार्ट कनेक्टेड है, मतलब ये जो मिडल वाला पार्ट कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टमक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक स्टमक। इतना समझा? उसके बाद ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक। इतना समझा? और ये जो बीच में रैंडम टुकड़ा है यहाँ पर, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मेन बॉडी। क्या बोलते हैं अपन उसको? मेन बॉडी बोलते हैं। इतना समझा? सो देयर आर 4 पार्ट्स, द फंडस, कार्डियक स्टमक, मेन बॉडी एंड द पाइलोरिक स्टमक। इतना समझा? अगर हम लोग स्टमक को अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो उसका शेप कुछ ऐसा है, जे की तरह है, जे की तरह। ठीक है, सो इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। हाउ इट लुक्स लाइक जे, सो इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, अगर मसल का कंपोजिशन देखेंगे कि वो बना कैसे, तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है वो पूरा मसल से बना हुआ है। इतना समझा? इतना क्लियर है? ठीक है, अभी स्टमक के बाद क्या आता है? स्टमक लीड्स टू व्हाट? स्टमक के बाद यहाँ से ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। ठीक है, स्टमक के बाद क्या चालू हो जाता है? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। जैसा मैंने बताया, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में इधर पे स्पिंचर होता है, यहाँ पर क्या होता है? स्पिंचर होता है। सेम तरीके से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी स्पिंचर होता है। ठीक है, ये जो स्पिंचर है इसको भी नाम है। तो ये जो स्पिंचर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्पिंचर। इतना समझ में है? सो दिस स्पिंचर दैट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्पिंचर। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनाया है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन से 3 पार्ट्स? देखो, यहाँ पर स्टमक खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है सी शेप स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्यूडेनम। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? उसके बाद देखो, ये लास्ट में पतला पतला हिस्सा दिख रहा है येलो कलर का जो मैंने बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं इलियम। ILLEUM, इलियम। और जो बीच में जो मोटा सा हिस्सा है इसको बोलते हैं जेजूनम। इतना समझा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजूनम एंड इलियम। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजूनम एंड इलियम। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, DJ इलियम। इतना क्लियर है? तो ड्यूडेनम को कैसा डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? द पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। देन उसके बाद जो पार्ट हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड एज जेजूनम। जेजूनम और इलियम में क्या फ़र्क है? जेजूनम थोड़ा सा थिक होता है। जेजूनम कैसा होता है? थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अगर तुम लोग देखोगे, ये देखो थोड़ा ब्रॉड है और ये जो थोड़ा सा वो थिन है, और इलियम जो होता है वो थोड़ा सा थिन होता है। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ विल मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन की बात करें हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है। यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा कनेक्टेड होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, तो वो हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सीकम। उसके बाद यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चर जो यहाँ से ऐसे शुरू होता है और यहाँ पर आके ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक जो आता है, दिस इज कॉल्ड एज कोलोन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। फाइनली यहाँ पर वी कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चर ओवर हियर, देयर इज अ स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेक्टम। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं एनस। इतना समझ में आया? तो मैं शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला कौन सा है? सीकम, दूसरा कौन सा है? कोलोन, और तीसरा कौन सा है? रेक्टम। ये 3 चीज़ होती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी अगर कोलोन को देखें तो कोलोन सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसलिए हम लोग ने क्या किया है, कोलोन को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। पहला ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा, और तीसरा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। इतना समझा? उसके बाद ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग कोलोन, जो नीचे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और जो ऐसे जो टेढ़े में ना ये वाला हिस्सा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन। तो कोलोन के कितने हिस्से? 3 हिस्से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। रॉन्ग, 3 नहीं है, 4 हिस्से। ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिग्मोइड कोलोन। इतना समझा? ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं वापस से लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, एक और बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा? सीकम, दूसरा जो पार्ट बताया मैंने दैट इज कोलोन, और जो तीसरा पार्ट बताया मैंने दैट इज रेक्टम। फिर मैंने क्या बताया? कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलोन कितने हिस्से में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलोन, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कोलोन, और जो चौथा हिस्सा है, जो चौथा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिग्मोइड कोलोन। इतना समझा? सो दैट वाज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम लोग ने एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं स्कैन करके इसमें फ़ोटो डाल दूँगा MCQs का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आपको MCQ सॉल्व करने आ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, ठीक है। So first of all you write down all these things in your notebook, that will be better for you. Then secondly what you can do is, जो मैंने लिंक में PDF डाला है उसको डाउनलोड करो और उसमें MCQ सॉल्व करो, तब ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, ठीक है। So we'll meet in the next video. Till then take care, bye. Okay, and if you like this video please press the like button, and if you have not subscribed तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, okay, and thanks for watching.